आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आजकल एक चर्चा का शब्द आप सुन रहे होंगे, परसीमन यानी डीलिमिटेशन। तो ये आजकल भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अभी हाल ही में जो है 16 अप्रैल को डीलिमिटेशन बिल जो है लोकसभा में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, डीलिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि इंडिया का जो मैप है सेंसस वाला वो कैसे चेंज होगा और भारतीय संसद में अगर डीलिमिटेशन होता है तो सीटों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो जनसंख्या है और साउथ इंडिया की जनसंख्या है, डीलिमिटेशन के बाद वहाँ पर जो भारतीय विधानसभा है और संसद में सीटों का डिफ्रेंशिएट कैसे देखने को मिलेगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और इसके साथ साथ इससे जुड़ा मुद्दा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, जिसके तहत देखेंगे पार्लियामेंट में जो है 33% सीट रिजर्व किया गया महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो डीलिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके संवैधानिक प्रावधान की बात, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, 2026 में क्या क्या चुनौतियां हैं और अगर 800 से प्लस सीटें हो जाती हैं तो आगे क्या। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं परसीमन है क्या। परसीमन की बात करें तो जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का रिस्ट्रक्चर किया जाता है, यानी पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसे ही परसीमन या डीलिमिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब डीलिमिटेशन करने का उद्देश्य क्या होता है, पॉपुलेशन के जो समान वर्गों को जो है, यानी जनसंख्या के समान वर्गों को जो है समान रिप्रेजेंटेशन जो है प्रदान करना, यानी जनसंख्या के जो समान वर्गों में मौजूद लोग हैं उनको एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसका एक सैद्धांतिक उद्देश्य है वन वोट वन वैल्यू, यानी जो एक वोट एक मूल्य है उसको लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखना। और इसका एक उद्देश्य और है कि आरक्षित सीटों पर SC ST को निष्पक्ष जो है रिजर्वेशन मिल सके, यानी आवंटित हो सके। ये परसीमन का उद्देश्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें इसमें दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है कि संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार है। 170 में क्या कहा गया है, राज्यों को जनगणना के अनुसार उनका जो रीजनल जो है निर्वाचन क्षेत्र है उसको विभाजित करने का प्रावधान किया गया है। अब बात करें डीलिमिटेशन कमीशन की, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शक्ति क्या होती है, इसके आदेशों को जो है किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो भी निर्णय आते हैं या जो भी साक्ष्य आते हैं उसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी टाइमलाइन ऑफ कमीशंस की बात करें, तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितनी बार डीलिमिटेशन हो चुका है अब तक। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कुछ एरा में बांटेंगे। जैसे हमने बांटा है एरा में, कालखंड में, अतीत, स्थिरता का काल, आधुनिक काल, वर्तमान क्या चल रहा है। तो बात करेंगे 1950 से 1971 के बीच 3 आयोग बने हैं, 1952 में, 63 में, 1973 में। और इन तीनों का जो कालखंड रहा है 1950 से 1971 में, हर जनगणना के बाद जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। जैसे पहले 489 थी, बढ़ाकर 494 की गई है, फिर उसके बाद 522 से 543 की गई है। इसके बाद 1976 में आता है स्थिरता का काल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसमें क्या किया गया, सीटों की जो संख्या थी वर्ष 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, ताकि जनसंख्या निरंतर प्रभावित ना हो। अब जो मॉडर्न पीरियड आया 2001 से 2002, उसमें 84वां संविधान संशोधन और 2002 का आयोग बना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस टाइम क्या हुआ, सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए, यानी जो साल चल रहा है उसके लिए फ्रीज कर दिया गया।
और इसमें क्या हुआ, केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ। वर्तमान में देखेंगे तो प्रस्तावित जो प्रशिमन आयोग था, ठीक है, यानी डिलिमिटेशन बिल जो पेश किया गया था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, विधेयक पास नहीं हुआ है। अगर ये पास हो जाता तो 50 साल बाद सीटों की संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। 543 से ये 800 प्लस सीट हो जाती है लोकसभा में। तो पास हुआ नहीं, इसलिए इसको अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं, अगर पास हो जाता तो उसमें मुद्दा क्या होता। सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत में सेंसस डिबेट होता है, यानी प्रतिनिधित्व की जंग देखने को मिलती है। अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है और यहाँ पर ज़्यादा सीटें आवंटित होती हैं। साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण जैसे अच्छे काम किए गए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल देखेंगे तो वहाँ पर सीटों की संख्या जो है कम देखने को मिलेगी। अब जो प्रशिमन आयोग अगर बनता, पास होता 2026 में, तो ये क्या होता। एक तो एक पलड़े में हम जनसंख्या को रख कर देख सकते हैं जो हमारे विकास और पॉलिसी को जो है बनाने में सहायता करता। दूसरा हम पलड़े में पॉलिटिकल विल को रख कर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रशिमन जो डिलिमिटेशन होता है इसमें पॉलिटिकल विल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बहरहाल बात करें तो साउथ की चिंता के बारे में हमने बात कर ली कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण का कार्य बेहतर हुआ है। नई जनगणना के आधार पर उनकी सीटों की संख्या कम होने का डर है। उत्तर भारत की स्थिति में बात करें तो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, जिससे उनकी सीटों में जो है भारी उछाल देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें संघीय संतुलन की, तो एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि क्या राज्यों के बीच सख्त संतुलन को बिगाड़ देगा। इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। ये आपके मन में क्वेश्चन है, आप भी सोचिए इसके बारे में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसके आधार पर दो मॉडल देखने पर मिलते हैं, यानी दो मॉडल पर चर्चा हो रही है। एक तो जनसंख्या आधारित मॉडल, यानी अगर प्रशिमन पूरी तरह से एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर किया गया तो उसमें क्या होगा, भारत के राज्यों का जो है, उत्तर भारत के राज्यों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है, और दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की, तो वहाँ पर 143 सीट हो जाएगी, लगभग 78% ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिहार में 40 से 79 यानी 79 सीट हो जाएगी, 97% ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे जो है 24% से घटकर 18% रह सकता है। लेकिन 50% वृद्धि वाला एक सरकारी मॉडल भी है, जिसे सरकार और गृह मंत्री द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों के आधार पर देखेंगे तो उन्होंने कहा एक वोट के आधार को छोड़कर हम समानुपातिक पद्धति अपनाएंगे। इसमें सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ा दी जाएगी ताकि वर्तमान हिस्सेदारी बनी रहे। तो ये सुझाव था, लेकिन पास नहीं हुआ। अब सोचिए ज़रा कि अगर क्या होता कि यदि प्रशिमन की अनुमति जो अनुमानित जनसंख्या के आधार पर होता, जो प्रशिमन होता वह अनुमानित जनसंख्या के आधार पर होता, तो संसद का स्वरूप कैसा दिखेगा। इसका आंसर आपको पता ही है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अभी तो बेस ईयर है 1971, ठीक है, और संभावित सीट 2026 के बाद अगर प्रशिमन आयोग पास हो जाता तो उसमें क्या होता, उसमें 80 से 143% यानी भारी बढ़त देखने को मिलती। बिहार में ये भी आप चर्चा कर सकते, 97%, 97.5%, 79 हो जाता सीट। राजस्थान 25 से 50% यानी लगभग 2 गुना वृद्धि देखने को मिलती। मध्य प्रदेश में 29 से 52 सीट हो जाती। तमिलनाडु में देखेंगे 39 से 49 यानी अनुपात में लगभग कमी ही देखने को मिलती। केरला की बात करें तो ये स्थिर ही रहता, यानी केरला को नुकसान है। टोटल बात करें तो 543 से 848 प्लस सीट जो है लोकसभा में आपको देखने को मिलता, यानी 56.7% का ग्रोथ सीट में आपको देखने को मिलता। अब बात करें कि इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु की, जिसके बारे में चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, 128वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 में। और अभी प्रशिमन आयोग जो है बिल आया, संविधान संशोधन बिल आया 16
अप्रैल 2026 में। अब क्या होगा, परिसीमन के बाद क्या होता है, लोकसभा का और राज्य विधानसभा के क्षेत्र का पुनर्गठन होता, जिसमें आप देखेंगे महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीट आरक्षित की गई थी। अगर परिसीमन लागू हो जाता तो उसमें क्या होता, उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं का संसद में समान प्रतिनिधित्व होता, ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण देश के विकास में योगदान देते। लेकिन अगर बात करें तो क्या उसमें प्रावधान था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब डीलिमिटेशन की प्रक्रिया का चरण क्या क्या होता है, सबसे पहले जनगणना सेंसस कराई जाएगी जो 2027 तक कंप्लीट होगी। उसके जो जनसंख्या का जो जनगणना का आंकड़ा रहेगा उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगा। उसके बाद सीटों का महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब ये डेडलाइन जो थी, जो महिला आरक्षण थी, सीधे तौर पर अनुच्छेद 82 के तहत होने वाले अगले परिसीमन से जुड़ा था, यानी जो 2024 और 2025 में चुनाव हुए उसमें लागू नहीं हुआ था 33% रिजर्वेशन का। हाँ, 2026 का जो चुनाव था उसका ये बेस बनने वाला था, लेकिन डीलिमिटेशन रिजेक्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ पारित होने से लागू नहीं हो गया है, संविधान के अनुसार लागू करने के लिए डीलिमिटेशन इसकी क्या है, प्री कंडीशन है, ठीक है। यानी जब तक सेंसस 2027 या उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। यही कारण है 2026 का परिसीमन केवल सीटों की संख्या के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी डीलिमिटेशन बिल रिजेक्ट हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंक्लूज़न पर आते हैं। परिसीमन का सबसे बड़ा विवाद क्या था, लोकतंत्र यानी संख्या बल, संघवाद और संघवाद यानी राज्यों के बीच समानता। सरकार का 816 या 850 सीटों का नया फार्मूला इसी संघर्ष को जो सुलझाने की कोशिश है, ताकि जो सीटों की संख्या बढ़े और दक्षिण भारत का प्रभाव भी कम ना हो। लेकिन 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 लोकसभा में रिजेक्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है डीलिमिटेशन बिल। अब आगे क्या होता है ये तो आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा डीलिमिटेशन बिल और नारी शक्ति अधिनियम। अब बात करें दोस्तों, इसके अलावा हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में हमने क्लासिकल डांस फॉर्म को देखा है। प्लेस एंड न्यूज़ की सीरीज चल रही है। ग्लोबल नेशनल आप इंडिकेशन को देख सकते हैं, वो चल रही है। अगर क्लासेस पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग क्लासेस में आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये क्लासेस अपकमिंग हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।